Assalamualaikum dear students, this is lecture number 2. We have already discussed about the definition of physics and main branches of physics in previous class. इसके अलावा मैंने आप लोगों को लेक्चर में थोड़ी सी एग्जांपल्स दी थी डेली लाइफ की. अगर आप लोग को याद हो तो मैंने आप लोग को ये भी कहा था कि आप लोग अगर कोई एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं तो वो भी मुझे बताइएगा कि आप लोग के जहनों में क्या चीज़ आती है जो कि हम डेली लाइफ से रिलेट कर सकते हैं कि फ़िज़िक्स की एग्जांपल हो गई है. नाउ ओपन योर बुक, पेज नंबर 2, इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ. आपकी बुक के अंदर अब ये टॉपिक जो हम पढ़ने जा रहे हैं इसके अंदर वही एग्जाम्पल्स और उन्हीं चीज़ों को इलेबोरेट करके बताया हुआ है. Like in our daily life we use many things as a routine. For example, electric appliances होते हैं जिसमें हम अगर बहुत कॉमन ले लें like फैंस हो गए, इलेक्ट्रिक मशीन्स हो जाती हैं, इलेक्ट्रिक बल्ब्स हो जाते हैं, इलेक्ट्रिक और जूसर्स, ग्राइंडर्स, रेफ्रिजरेटर्स, ये सारी चीज़ें आप लोग के पास क्या होंगी, एक ब्रांच के अंदर आ जाएंगी. कौन सी ब्रांच हो जाती है? इलेक्ट्रॉनिक्स से, जो कि हम लोग किसके ब्रांच होती है? फिज़िक्स की ब्रांच हो जाती है. इन सबको क्या चीज़ चाहिए होती है? इलेक्ट्रिक पावर चाहिए होती है. तो उसके अंदर भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो रही होती है. बसेस, कार्स, रेलवे, एरोप्लेन्स, रेलवे कैरेजेस, एरोप्लेन्स, ये सब चीज़ों जो हम लॉन्ग डिस्टेंसेस के लिए यूज़ कर रहे होते हैं उन सब के लिए हमें इंजन्स रिक्वायर होते हैं. कोई भी चीज़ विदाउट इंजन नहीं चल रही होती है. तो इंजन्स जो होते हैं वो व्हीकल्स के लिए जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो किसके ऊपर होते हैं? थर्मोडायनामिक्स के प्रिंसिपल के ऊपर होते हैं, जिसको हम लोग आगे थोड़ा सा इलेबोरेट करेंगे भी नेक्स्ट चैप्टर्स के अंदर जब हम लोग पढ़ रहे होंगे. हर चैप्टर को अलग अलग इन्होंने इलेबोरेट किया हुआ होगा. लाइक अगर लाइट से रिलेटेड चैप्टर है तो उसके बारे में लाइट के बारे में सारे रूल्स एंड लॉज और ये सब बताया हुआ होगा. और इसी तरीके से अगर साउंड है तो साउंड के बारे में पूरा इलेबोरेट किया हुआ होगा. इसके अलावा आप देखें इसके अंदर इन्होंने लिखा हुआ है लेज़र और रडार टेक्नोलॉजी भी हम लोग यूज़ करते हैं. सही है. और न्यूक्लियर एनर्जी से हम पावर जनरेट कर सकते हैं. इलेक्ट्रिक पावर जो जनरेट होती है ये सारी चीज़ें कर सकते हैं. और ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी हमारी किसके ऊपर बेस कर रही है? थर्मोडायनेमिक्स के प्रिंसिपल पे बेस कर रही है. तो ये सारी वो चीज़ें हैं जो कि हम डेली लाइफ में अगर हम जो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं अगर हम उनको रिलेट करें तो वो सब किससे रिलेट कर रही हैं? फिज़िक्स से रिलेट कर रही है. अब फिज़िक्स इतनी वास्ट फील्ड है कि उसको ब्रांचेस में डिवाइड कर दिया है. इसीलिए ब्रांचेस में डिवाइड किया है क्योंकि अब अगर मैं आपको बोलूँ, आप हो सकता है आप लोगों में से भी किसी का रिलेटिव्स हो या बहन भाई हो या कोई हो एक पर्टिकुलर फील्ड ऑफ फिज़िक्स में जाते हों. लाइक न्यूक्लियर पावर के लिए अगर होगा तो एक अलग फील्ड होगी जिसके अंदर से उससे रिलेटेड पढ़ा जाएगा. तो सोचिए एक फील्ड को पढ़ने के लिए 4 ईयर्स अगर कोई पढ़ रहा है तो इसका मतलब ये कितनी वास्ट फील्ड होगी. सही है. तो ये सारी चीज़ें अगर मैं आप लोगों को बोलूँ कि इम्पॉर्टेंस ऑफ फिज़िक्स इन डेली लाइफ हम लोग लिखें तो हम क्या क्या पॉइंट्स लिख सकते हैं. तो हम थोड़े से पॉइंट्स यहाँ पर लिखते हैं कि फ़िज़िक्स की डेली लाइफ की अगर हम इम्पोर्टेंस लिखने बैठते हैं तो हम क्या क्या इम्पोर्टेंस लिख सकते हैं. नंबर 1 हम लिख सकते हैं ऑटोमोबाइल टेक्नोलॉजी इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ थर्मोडायनामिक्स. On the principles of nuclear energy is used on large scale to produce electric power. To produce electric power. आप लोगों ने टरबाइन वगैरह का नाम भी सुना होगा इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए. रडार टेक्नोलॉजी इज यूज्ड फॉर विच पर्पस? याद है रडार क्यों यूज़ किए जाते हैं? अभी रिसेंटली एक आप लोगों ने देखा था इंसिडेंट भी हुआ था, एक्सीडेंट हुआ था प्लेन क्रैश का. तो उसके अंदर भी क्या होता है, जब भी कभी होता है तो यही बोल रहे होते हैं ना कि रडार से सिग्नल्स नहीं मिल रहे या इस तरह से. तो आप लोग के पास क्या है, रडार भी किससे रिलेट कर रहा है? हमारी फिज़िक्स से ही रिलेट कर रहा होता है.
वो भी हमारी एक डेली लाइफ है, यानी कि जितने भी एरोप्लेन जा रहे हैं सब है, तो उनका कनेक्शन किसके थ्रू हो रहा होता है, रडार के थ्रू हमें सिग्नल्स, हमें तो नहीं, खैर जो बैठे जो लोग इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं उनको सिग्नल्स पहुंच रहे होते हैं। तो रडार टेक्नोलॉजी इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ फिजिक्स। किसके ऊपर बेस करता है, इज बेस्ड ऑन द रूल्स ऑफ फिजिक्स। ये कुछ पॉइंट्स हैं, 2 और लिखवाऊंगी मैं, तो ये आप लोग अपने अपने रजिस्टर्स में कॉपी कर लीजिएगा। लेजर्स आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंसेस। नाम सुना है आप लोगों ने भी, सब लोगों ने लेजर का, और ये भी सुना है कि लेजर किस पर्पसेस के लिए यूज हो रहा होता है, आर वाइडली यूज्ड इन मेडिकल साइंस। And the last one is all the electric electrical devices which are used as home appliances are based on physics rules and laws. जो चीज़ें आप लोग को एक्सप्लेन की थी उसी को हम लोगों ने थोड़ा सा लिख लिया है कि इम्पोर्टेंस ऑफ फिजिक्स इन डेली लाइफ क्या हो सकता है। नाउ मूव टूवर्ड्स द मुस्लिम कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट। अब हम लोग सबसे पहले ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे, कौन सा, जिसके अंदर कंट्रीब्यूशन ऑफ मुस्लिम्स साइंटिस्ट एंड पाकिस्तानी साइंटिस्ट था इन द फील्ड ऑफ फिजिक्स। आप लोगों ने केमिस्ट्री में भी कॉन्ट्रीब्यूशंस पढ़ के आए हैं कि मुस्लिम साइंटिस्ट जो थे उन लोगों ने डिफरेंट फील्ड्स के अंदर अपना कंट्रीब्यूशन किया है, यानी बहुत स्टार्टिंग्स की हैं, जिसकी वजह से सबसे पहले इन्वेंशन जो है सारी चीज़ें हुई हैं, डिफरेंट लॉज दिए हैं, डिफरेंट प्रिंसिपल्स दिए हैं बहुत अरसे तक। अच्छा, जब कोई अपने थ्योरी देता है तो फ़ौरन वो एक्सेप्टेबल नहीं होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हमारी जो जनरेशन है इसमें से कोई आता है और कोई न्यूटन की थ्योरी जो हमारे पास है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन या सेकंड लॉ या थर्ड लॉ, उसमें से किसी एक लॉ को बोल देता है कि वो लॉ गलत है, तो वो एक्सेप्ट कोई नहीं करेगा। इसी तरीके से बहुत अरसे में जाके बाज़ दफ़ा आपकी थ्योरीज जो होती हैं वो एक्सेप्टेबल होती हैं, लाइक 100 ईयर्स गुजर जाते हैं, उसके बाद जाके थ्योरीज मानी जाती हैं। और फिर बोला जाता है कि जब उनके ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उसके बाद पता चलता है कि हाँ मे बी पॉसिबल ये ऐसा हो। तो हाँ, कुछ साइंटिस्ट और ये सब चीज़ें ऐसी हुई हैं कि 100 ईयर्स के बाद जाके उनकी थ्योरीज को एक्सेप्ट किया जाता है। आगे ये हम लोग पढ़ेंगे भी, जैसे लाइट के बारे में, इसके बारे में, वेव्स वगैरह के बारे में, डिफरेंट जो आप लोग साइंटिस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी हम जब मुस्लिम साइंटिस्ट पढ़ते हैं तो मुस्लिम साइंटिस्ट ने सबसे पहले हम पढ़ेंगे इब्न अल हैथम। इन्होंने क्या किया है, इब्न अल हैथम वॉज बोर्न इन बसरा, अ रीनोन्ड सिटी इन इराक। He was a great scholar of physics, mathematics, engineering, astronomy and medicine. He wrote many books on various subjects. His book on optics, Kitabul Manazir, gained great reputation amongst scholars. हमें जो आप लोग के पास कॉन्ट्रीब्यूशंस आती हैं, सबसे पहले तो ये एक बात जहन में रख लीजिए कि कॉन्ट्रीब्यूशंस जो आपको लिखने के लिए आती है पॉइंट वाइज आती हैं। लाइक आपको आ जाएगा कि 3 कॉन्ट्रीब्यूशंस ऑफ इब्न अल हैथम लिखिए या याकूब अल किंदी लिखिए, या 2 कॉन्ट्रीब्यूशंस आ जाएंगी। तो हमें इसको पॉइंट वाइज करके लिखना है। बहुत इजी सी होंगी, थोड़ी सी एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद मैं आप लोगों को बता दूँगी कि आप लोग इनके पॉइंट्स बना लीजिएगा। तो सबसे पहले हम अगर इब्न अल हैथम के बारे में पढ़ते हैं तो हम उनके
पॉइंट्स बनाएंगे। तो हमने अभी इनके बारे में पढ़ा था कि एक ग्रेट स्कॉलर थे जो कि फिज़िक्स में, मैथमेटिक्स में, इंजीनियरिंग में, एस्ट्रोनॉमी में एंड मेडिसिन की फील्ड में सब में सबके स्कॉलर्स थे। अगर हम देखें उस वक्त के ज़माने के स्कॉलर्स और हम अगर अपने आप को कंपेयर करें, हम अगर कोई एक चीज़ लेते हैं तो हम सिर्फ एक सब्जेक्ट में जाते हैं और उसी की फील्ड को चूज़ करते हैं और उसी के अंदर जाके अगर हम एमएस कर रहे हैं या पीएचडी कर रहे हैं वो कर रहे हैं। तो आप जब आप लोग ये पढ़ेंगे तो आप लोगों को फील होगा कि हमारे जो मुस्लिम साइंटिस्ट थे वो कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, ब्रिलियंट थे कि उन्होंने डिफरेंट फील्ड्स, इंजीनियरिंग एक बिल्कुल डिफरेंट फील्ड है हमारे हिसाब से, मेडिसिन बिल्कुल डिफरेंट है, एस्ट्रोनॉमी बिल्कुल डिफरेंट है, उन सबके से रिलेट करते थे और उन सबके सिंपल स्टूडेंट नहीं बोला, इन्होंने क्या बोला, स्कॉलर थे। ओके, उन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी थी इन्हीं सब्जेक्ट्स के ऊपर डिफरेंट। सबसे जो फेमस बुक थी वो बुक थी किताबुल मनाजिर, जो कि ऑप्टिक्स के ऊपर थी। In this book, he criticized the theory about the nature of light presented by the great philosopher of the past. उन्होंने उससे पहले जो ग्रेट फिलोसफर्स गुजरे उनके बारे में उन्होंने बोला कि ये वाली जो थ्योरी है उस पर क्रिटिसाइज किया, यानी उसको बोला कि वो सही नहीं है। इट वॉज हिज करेज दैट ही रिफ्यूटेड दिस थ्योरी ऑन प्रैक्टिकल ग्राउंड। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आप लोगों को बताया कि अगर कोई एक साइंटिस्ट है जिसका बहुत बड़ा नाम है और हम उसकी थ्योरी को रिजेक्ट करने जाते हैं कि ये थ्योरी ऐसे नहीं है बल्कि ऐसे होगी, तो इसके लिए एक तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। उसके अलावा आप सोचें आपकी नॉलेज कितनी ज़्यादा होनी चाहिए, उसके बाद जाके आप लोग बता सकते हैं कि ये वाली थ्योरी गलत थी और फिर हमने अपनी उसके ऊपर से दूसरी थ्योरी दी है। According to this theory, firstly light enters the eye, then emits in the form of rays from the eye. उस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या था, सबसे पहले लाइट एंटर होती है आई में, देन इमिट, लाइट एंटर होती है फिर इमिट करती है किस फॉर्म में, रेज की फॉर्म में। These rays fall on the object and make it visible. ये रेज जब किसी ऑब्जेक्ट पे जाके फॉल होती हैं यानी गिरती हैं तो क्या होता है, इमेज हमें विजिबल हो जाता है, यानी ऑब्जेक्ट हमें विजिबल हो जाता है। क्या थ्योरी हुई, थ्योरी ये हुई कि लाइट रेज जस्ट अ मिनट, थोड़ा मैं रब कर दूँ ताकि अगर कोई चीज़ आपको डायग्राम के थ्रू समझानी होगी तो हमारे पास बोर्ड रब हुआ होगा। सबसे पहले क्या है, लाइट रेज हैं वो हमारी आई में एंटर हुई और फिर इमिट कैसे होंगी, इन द फॉर्म ऑफ रेज। लाइक अगर ये हमारे पास आई है, सही है, तो लाइट रेज हैं एंटर हुई और फिर उसके बाद इन द फॉर्म ऑफ ये लाइट रेज है। लाइट एंटर होगी हमारी आई के अंदर और आई से इन द फॉर्म ऑफ रेज क्या होगी, इमिट होगी। इमिट होने के बाद ये रेज जो है वो किसके ऊपर जाके फॉल होंगी, ऑब्जेक्ट के ऊपर होंगी, तब हमें वो ऑब्जेक्ट नज़र आएगा। लाइट आई के अंदर एंटर हुई और वहाँ से रेज की फॉर्म में बाहर निकली और जब वो किसी ऑब्जेक्ट पे जाके फॉल होगी तो हमें वो ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। बट Al-Haytham pointed out that when light is incident on an object, some of it is reflected back and enters the eye. As a result, the object becomes visible to the eye. लेकिन इब्न अल-हैथम ने इसके ऊपर क्या ऑब्जेक्शन किया, उन्होंने बोला कि जब कोई भी लाइट ऑब्जेक्ट के ऊपर आके इंसिडेंट होती है यानी इससे आने के बाद टकराती है तो उसका कुछ पोर्शन जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। रिफ्लेक्शन क्या होती है, पढ़ा है आप लोगों ने पहले भी, जिस एंगल से जाती है ऑब्जेक्ट से टकराती है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, उससे टकराने के बाद एग्जैक्टली सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो गई। तो उन्होंने क्या बताया कि उन्होंने बताया कि अगर कोई रे लाइट आने के बाद आप लोग के ऑब्जेक्ट के ऊपर इंसिडेंट होती है तो उसका कुछ पार्ट जो है वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है और एंटर द आई होता है, यानी आई के अंदर एंटर हो जाता है। उसके रिजल्ट में आप लोग को वो ऑब्जेक्ट विजिबल हो जाता है। He discovered the nature of light and told that it is a kind of energy. He gave formal definition of ray of light. Ray of light की definition भी दी थी। He invented a pinhole camera and with this he obtained an image of sun eclipse. Sun eclipse क्या होता है, सूरज ग्रहण जिसे हम बोलते हैं। हमें अभी भी इस वक्त भी हम उसका कोई इमेज अगर लेना चाहें इस तरह से
सोचें कितना एडी लिखा हुआ है, 965 to 1039 एडी, इतने पहले एक सन इक्लिप्स का एक कैमरे के थ्रू इमेज लेना, तो वो कितना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। लेकिन उन्होंने एक कैमरा ऐसा बनाया था जो कि पिन होल कैमरे के नाम से हम अभी भी पढ़ेंगे आगे चैप्टर नंबर 13 या 14 में। उससे हम क्या इमेज ऑब्टेन किया था, सन इक्लिप्स का इमेज को ऑब्टेन किया था। He gave two laws of reflection and carried out research on the formation of images by spherical mirrors. उन्होंने रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन दोनों लॉज बताए थे। ज़रूरी नहीं है कि हर रे जो भी आके किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर फॉल होती है तो वो एग्जैक्टली सेम एंगल से रिफ्लेक्ट बैक हो जाए, बल्कि कुछ जो होती हैं वो रिफ्रैक्ट भी करती हैं। रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन हम लोग आगे इन डिटेल पढ़ने वाले हैं। In his book, The Chapter on Human Eye is still a remarkable collection of information on this topic. Human eye के बारे में भी उन्होंने अपनी बुक में बताया है। Another important principle he discovered is that a ray of light passing through a medium takes a path which takes the least time to traverse. Okay? I think इब्न हैतम का जो contributions हैं वो बहुत easy सी हैं, जो कि हमें easily समझ आने वाली हैं। ईजी इस सेंस में कि हमें समझ आ रही होंगी कि इसमें लिखा क्या है। तो हम अगर इनमें से कंट्रीब्यूशंस को मार्क करना चाहें तो सबसे पहले हम मार्क करें आप लोग कि ही वॉज अ ग्रेट, नंबर 1 पॉइंट इज ही वॉज अ ग्रेट स्कॉलर ऑफ फिजिक्स, मैथमेटिक्स, इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉमी एंड मेडिसिन। ये फर्स्ट पॉइंट बन जाएगा। नंबर 2 पॉइंट आप लोग नोट कर सकते हैं, ही रोट मैनी बुक्स ऑन वेरियस सब्जेक्ट्स, हिज फेमस बुक वॉज किताबुल मनासिर। नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, he discovered the nature of light and told that it is a kind of energy. The next one is he gave formal definition of ray of light. उसके बाद पॉइंट आ सकता है, he invented a pinhole camera and with this he obtained an image of sun eclipse. He gave 2 laws of reflection and carried out research on the formation of images by spherical mirrors. ये भी एक पॉइंट हो सकता है। और लास्ट में हम ह्यूमन आई का रिमार्केबल कलेक्शन है, इनकी ह्यूमन आई के बारे में रिमार्केबल कलेक्शन है, तो वो भी हम मेंशन कर सकते हैं अपने पॉइंट्स के अंदर। सही है, तो ये सारे पॉइंट्स हैं जो कि आपकी बुक के अंदर से ही मैंने बताए इब्न हैतम के बारे में, तो ये आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा अपने रजिस्टर्स के अंदर। नेक्स्ट हमारे पास है याकूब इब्न इसहाक अल-किंदी, नंबर 2। इनके बारे में लिखा है, याकूब अल-किंदी वॉज बॉर्न इन बसरा। ही प्रोड्यूस सेवरल रिसर्च मोनोग्राफ्स ऑन मेट्रोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑन टाइड्स। His most important work was in sound and optics. He explained musical notes on scientific ground and he discovered a method to express the notes in terms of frequencies and use it to fix the order of various notes according to their frequency. सबसे पहले तो जितना हमने अभी रीड किया है उसमें मैं अगर आपको मोनोग्राफ्स बताऊं तो मोनोग्राफ्स क्या होते हैं? मोनोग्राफ्स इज अ डिटेल्ड रिटन स्टडी ऑफ अ सिंगल सब्जेक्ट, यूजुअली इन फॉर्म ऑफ अ शॉर्ट बुक। यानी शॉर्ट बुक के बारे में एक सिंगल सब्जेक्ट से रिलेट एक डिटेल स्टडी होती है। सही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? मोनोग्राफ्स बोलते हैं। मेट्रोलॉजी क्या हो गई? मेट्रोलॉजी हो गई स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर एंड चेंजेस, स्पेसिफिकली इन फोरकास्टिंग वेदर। यानी फोरकास्टिंग वेदर में अगर हम स्पेशली बात करें फोरकास्टिंग वेदर में, तो बस स्टडी ऑफ अर्थ एटमॉस्फेयर होती है और उसके अंदर जो अर्थ की चेंजेस वगैरह हैं उसके से रिलेटेड जो हम टॉपिक पढ़ रहे होते हैं उसको क्या बोल होते हैं? मेट्रोलॉजी बोलते हैं। ये उसकी फील्ड है। इनका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क किस में था? साउंड एंड ऑप्टिक्स में था। उन्होंने एक्सप्लेन किए थे म्यूज़िकल नोट्स को साइंटिफिक ग्राउंड पे, और उन्होंने एक्सप्रेस भी किया था कि टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी नोट्स को कैसे लिखा जाएगा। अगर आप लोगों ने देखा हो कि म्यूज़िक्स के जो कंपोज वगैरह कर रहे होते हैं तो वो किस तरह से कंपोजिंग के बाद उनके पास कोई सिम्बल्स बने हुए होते हैं, लाइक इस तरह से। कभी आप लोगों के पास कुछ सिम्बल्स, मुझे आएगा नहीं बनाना सही, लेकिन इस तरह से कुछ सिम्बल्स बन के आ रहे होते हैं, तो ये हमें लग रहा होता है कि ये म्यूज़िक के कोई सिम्बल्स वगैरह होते हैं। तो ये सारे नोट्स होते हैं जो कि फिर उन्होंने उसको किस में? फ्रीक्वेंसीज़ के फॉर्म में
बताया था। He also discussed the nature of sound. He worked in geometrical optics, which was translated in Latin. He was a man of diverse nature and he did extensive work on different fields of science and promoted new thoughts in many disciplines of learning. यानी उन्होंने क्या किया, इन सब फील्ड में तो काम किया, उसके अलावा उनकी एक ऐसी नेचर थी कि वो डिफरेंट फील्ड्स के अंदर बहुत ज़्यादा उन्होंने काम किया है, ठीक है। और डिफरेंट लर्निंग है उनकी, यानी डिफरेंट डिसिप्लिन का माने हो जाता है, यानी डिफरेंट फील्ड्स के अंदर उनकी लर्निंग हो गई। अब अगर हम लोग याकूब अल-किंदी के बारे में पॉइंट्स लिखते हैं तो सबसे पहला पॉइंट हम लिख सकते हैं, ही प्रोड्यूस सेवरल रिसर्च मोनोग्राफ्स ऑन मेट्रोलॉजी, स्पेसिफिक ग्रेविटी एंड ऑन टाइड्स। नंबर 2 पॉइंट हो सकता है, हिज मोस्ट इम्पॉर्टेंट वर्क वॉज इन साउंड एंड ऑप्टिक्स। नंबर 3 हो सकता है, ही एक्सप्लेन म्यूजिकल नोट्स ऑन साइंटिफिक ग्राउंड। और फिर हो सकता है हम इस पॉइंट को भी अलग कर सकते हैं, वैसे डिस्कवर्ड अ मेथड टू एक्सप्रेस द नोट्स इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसीज, वरना इसी के साथ इंक्लूड कर दें। और ही ऑल्सो डिस्कस द नेचर ऑफ साउंड, ये भी एक पॉइंट हो गया। ही वर्कड इन ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स विच वॉज ट्रांसलेटेड इन लैटिन। ये पॉइंट्स हैं जो कि हम याकूब अल-किंदी के लिख सकते हैं। किस चीज़ के हैं ये पॉइंट्स? कॉन्ट्रीब्यूशंस हैं इनकी। तो यहाँ तक ईजी था बहुत ज़्यादा। सिर्फ और सिर्फ हम लोगों ने आज क्या पढ़ा है, डेली लाइफ एग्जांपल्स से जो रिलेट कर रहा होता है फिज़िक्स में, मतलब जो इम्पोर्टेंस है वो हमने रीड की है। और इसके अलावा 2 साइंटिस्ट जो हैं उनकी कॉन्ट्रीब्यूशंस को रीड किया है, थोड़ा सा उसको मैंने आप लोग को एक्सप्लेन कर दिया। और उसके अलावा मैंने आप लोग को बता दिया कि इनके पॉइंट्स कौन कौन से बन सकते हैं। तो आप लोग को होमवर्क आप लोग का आज का ये है कि आप लोगों ने जो डेली लाइफ के जो मैंने इम्पोर्टेंस बताई थी वो तो मैंने आप लोग को 5 या 6 पॉइंट्स बताए थे जो कि यहाँ पर लिखे भी थे, तो आप उनको एज इट इज़ अपने पास कॉपी करेंगे। दूसरा जो कंट्रीब्यूशंस मैंने बताई हैं वो सब दोनों आपकी बुक में से बताई हैं, ताकि आपको ईजी हो और आप उसमें से ही मार्क कर लें। तो जो मैंने आप लोग को बताई है इसी वीडियो को आप रीप्ले करें और उसके बाद अगर आगे बढ़ जाते हैं तो आप दोबारा से देख सकते हैं कि कौन कौन से मैंने पॉइंट्स बताए, उसी को मार्क करते रहें। उसके अलावा अगर आप लोग को कोई और एक्स्ट्रा पॉइंट्स मिल रहे हैं या समझ आ रहे हैं तो उनको भी मार्क कर सकते हैं। ओके, आज के लिए यही लेक्चर था और होपफुली आप लोग होमवर्क भी कर लेंगे और आप लोग को समझ भी आ गया होगा। थैंक यू।